अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो यार, ये जो मर्चेंट नेवी है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रीम है। ये ऐसी कोई एक जॉब प्रोफाइल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स आती हैं और सबकी अलग अलग सैलरी होती है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, फीस भी सबकी अलग अलग होती है। तो सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने केवल और केवल 10th क्लास को पास किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 10th क्लास को पास किया हुआ है और अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो आप इतना ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए एक अच्छी सैलरी पैकेज पाने के लिए इस करियर में। तो अगर बात करें कि बैचलर कोर्स के बाद मतलब अगर आप बैचलर कोर्स से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मिनिमम मार्क्स आपके सब के सब एग्रीगेट अगर मार्क्स का देखा जाए तो 60% आपका होना चाहिए और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 17 to 25 ईयर्स। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड एज की पूरी लिमिट है, मतलब आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर मर्चेंट नेवी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और हाँ, लेकिन इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। आप 25 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होने चाहिए अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू डिप्लोमा कोर्सेज। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि पहले भी थी कि आपने अपनी 12th क्लास को पीसीएम से पास किया हो विद 60% एग्रीगेट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए। ठीक है। आप 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज दो चीजों में कर सकते हैं, ज्यादा में कर सकते हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग। लेकिन आपके मार्क्स कम से कम सब में 50% आपने मेंटेन किए हो, तभी आप इस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर 6 मंथ्स मर्चेंट नेवी कोर्सेज। तो देखिए, अगर आप 6 मंथ मर्चेंट नेवी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप सीधा सीधा डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब आपने केवल और केवल क्लास 10th को पास किया हुआ है विद पीसीएम, तो आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स हो उसके अंदर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करो तो इसमें एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है फॉर एमबीए और जीएमई के लिए अपर एज लिमिट है आपकी 28 ईयर्स। जीएमई के लिए आपको एक आपके पास एक बीई डिग्री होनी चाहिए, नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों में से अगर किसी में भी आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और वहीं अगर बात करें एमबीए कोर्सेज के बारे में तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। अगर आप इनमें से कोई सा भी एक क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं तो आप हो जाते हैं एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, ये तो आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटीज थी जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपका जो विजन है नॉर्मल विजन, जिसे कि हम 6x6 विजन भी कहते हैं। ठीक है, हर एक आई का आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये सारे के सारे क्राइटेरियाज अगर फुलफिल कर सकते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं और जो पहले मैंने एलिजिबिलिटीज डिस्कस करी है उनमें से अगर आप किसी एक को भी फुलफिल करते हैं तो आप हो जाते हैं एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो यार देखो, मर्चेंट नेवी में घुसने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम है आपको उसी को टारगेट करना है तभी आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, आप जेईई एडवांस के थ्रू कर सकते हैं, आप जेईई मेंस के थ्रू कर सकते हैं, आईएमयू सीईटी का भी एक एग्जाम होता है, आप उसे भी दे सकते हैं। साथ ही साथ टीएमआई एसएटी का भी एक आपको एग्जाम मिलेगा, अगर आप करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। बात करते हैं स्पॉन्सरशिप्स।
मतलब आपको अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको सबसे पहले कोई मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के लिए, मैरीटाइम प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको उनको आपके जो भी आपने भेजा है अगर वो पसंद आता है तो फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सीधे सीधे सेकंड ईयर में आप एंट्री करें इसके कोर्स में, तो फिर उसके लिए भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल ब्रांच में आप हो और आपने फर्स्ट ईयर में आपने कम से कम 60% मार्क्स स्कोर किए हो, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे यार सब्जेक्ट्स देख सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, वॉयज प्लानिंग एंड कोलिजन प्रिवेंशन, मैरीटाइम लॉ, एनवायरमेंटल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर, शिपिंग मैनेजमेंट, और ये सारे के सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, वैसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स। इनके अलावा और भी होते हैं। अब बात करते हैं टाइम कितना लगता है। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स विच यू वांट टू परस्यू इन मर्चेंट नेवी, जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक वेरी करती है। अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर में एंट्री ले रहे हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया, अगर आप डिप्लोमा कोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अलग क्राइटेरिया। उस हिसाब से ये सारी की सारी चीजें जो है वेरी करती हैं। वही अगर बात करें एवरेज फीस के बारे में, ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेज के लिए, जैसे कि ड्यूरेशन की बात है, फीस भी अलग अलग होती है। अगर आप किसी एक कोर्स में है तो उसमें हो सकता है कि उसकी जो फीस है वो 40,000 रुपए हो पर मंथ, इस हिसाब से। अगर आप माफ कीजिएगा, 40,000 रुपए हो पर ईयर। ठीक है, वहीं किसी कोर्स में ऐसा भी हो सकता है कि 3 लाख रुपए है आपकी एनुअल फीस, तो टोटल फीस 9 लाख भी हो सकती है, और टोटल फीस 1,20,000 से 9 लाख के बीच में आपकी वेरी कर सकती है। ठीक है, और एग्जाम्स इनकी हमने पहले ही बात कर ली है। और स्टडी मोड, देखो स्टडी यार इतना भी कुछ मतलब इसमें कुछ टफ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यार ऑब्वियसली आप जो है मर्चेंट नेवी, आप इतने एलिजिबल हो, आपका स्टडी पैटर्न इतना अच्छा है कि आप आराम से क्रैक कर लोगे उन एग्जाम्स को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होती है, सैलरी कितनी वेरी करती है। तो देखो, अगर आप जीपी रेटिंग की प्रोफाइल पे जाना चाहते हो तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। आपने अगर क्लास 10th भी की हुई है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसके लिए कोर्स भी ज्यादा नहीं होता, जो मैंने आपको बताया था 6 मंथ से लेकर 3 मंथ, 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक जो कोर्सेज होते हैं, उसमें जो 6 मंथ का जो कोर्स होता है वो जीपी रेटिंग के लिए होता है। लेकिन मेरी यार एडवाइस रहती है कि जीपी रेटिंग से मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी ये मतलब बहुत ज्यादा सैलरी नहीं रहती है। ठीक है, तो आपका पैकेज उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपने क्लास 12th के बाद अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो पैकेज होता है वो थोड़े से मार्जिन से बढ़ जाता है जीपी रेटिंग से। ठीक है, करीब करीब 25,000 का मार्जिन आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि अगर आप सेकंड ऑफिसर या फिर थर्ड रैंक ऑफिसर की पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए 18 मंथ्स की सर्विस करनी पड़ेगी पहले सी के अंदर। ठीक है, एज सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, और आपकी जो सैलरी होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक आप उसमें आराम से कमा लोगे। ठीक है, अगर चीफ ऑफिसर की प्रोफाइल की बात करें तो उसमें आपके पास होना चाहिए फर्स्ट मेट एफजी सर्टिफिकेट कंपिटेंसी का। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो उसकी सैलरी थर्ड रैंक ऑफिसर या फिर सेकंड रैंक ऑफिसर से बहुत बहुत ज्यादा है ना, 4 लाख से 6 लाख के बीच में ये वेरी करती है। अब बात करें कैप्टन की, तो यार कैप्टन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस। आप टाइम के साथ साथ चीफ ऑफिसर, माफ कीजिएगा, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, इनके बाद आप आराम से जा सकते हैं कैप्टन की पोस्ट पे। मतलब जो बेसिक चीज होती है वो होती है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसकी सैलरी आप टेंशन ही छोड़ दीजिए, फिर तो आप मतलब एकदम जेब खोल करके बिना सोचे आप खर्चा कर सकते हैं। मतलब करीब करीब 8 लाख से 20 लाख तक की आपकी सैलरी इसमें आराम से हो सकती है। एक और चीज, अगर आप सी में 183 से 3 डेज से कम स्पेंड करने वाले हैं तो आपकी जो सैलरी होगी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सी के अंदर 183 डेज से ज्यादा रहते हैं तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपकी जो सैलरी होगी वो 100% टैक्स फ्री हो जाने वाली है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में।
तो जैसे आप अपने रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स कर लेते हो मर्चेंट नेवी के अंदर, तो फिर उसके बाद ये कंपलसरी होता है कि आपको एक प्री सी ट्रेनिंग करनी ही पड़े, भले या अगर आपने जीपी रेटिंग करी है या फिर डिप्लोमा कोर्स, मतलब आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग तो सबसे पहले करनी ही पड़ती है। और जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो करीब करीब 6 महीने से लेके 1 साल के ऊपर हो सकती है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। जीपी रेटिंग उसके लिए अलग होगी, और वही आप सेकंड रैंक ऑफिसर, थर्ड रैंक ऑफिसर, है ना, अगर उसमें जाना चाहते हो, ठीक है, डैक में जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग होगी, इंजन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग होगी। बात करते हैं रिस्क और पोस्ट सेलर लाइफ कि भाई इसमें रिस्क क्या क्या होते हैं और पोस्ट सेलर लाइफ क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो मैंने पीछे सैलरीज बताई हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रफ फिगर्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रफ फिगर्स हैं। अगर कोई मेरे से बोले कि आप भैया आपने जो भी सैलरीज बताई हुई हैं वो बिल्कुल गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मर्चेंट नेवी में जाते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरीके की शिप पे जाने वाले हैं। जिन शिप्स पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस पे क्या होता है रिस्क, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेट्रोकेमिकल्स को सप्लाई कर रहे हो, तो अगर उस शिप में आग लग जाती है तो आपकी जान मान का भी खतरा होता है, ठीक है। वहीं कुछ कुछ ऐसी शिप्स होती हैं जिनमें कि कुछ ऐसा सामान होता है जो कि इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है नेचर में, तो उसमें अगर आपको सैलरी मिलेगी सेम प्रोफाइल के लिए तो वो सैलरी कम होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, अगर पोस्ट सेलर लाइफ की बात करें तो वो सैलरी के मामले में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर बाद बाकी फैक्टर्स को आप कंसिडर करें, जैसे कि जो भाई इसमें क्या होता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ टारगेट्स आप कह सकते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, आपको कम से कम 1 महीना तो शिप पे बिताना पड़ेगा, ठीक है। और 1 महीना में बहुत ही ज्यादा कम फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। और 2 महीने, 3 महीने, और जिसमें छुट्टी भी होती है वो साल में आपको करीब करीब 2 बार मिलने वाली है पूरी साल में, ठीक है। और 15-15 दिन करके जो शिफ्ट्स में आपको वो छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो आप फैमिली से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाने वाले हैं, और आपके चारों तरफ केवल और केवल पानी ही रहने वाला है, ठीक है। तो केवल और केवल पानी रहेगा। सोच रहे हो केवल यार 2 महीने और कुछ भी चीज नहीं है, केवल और केवल पानी। तो लास्ट में यार मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट है इस मर्चेंट नेवी के फील्ड में तो आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन केवल और केवल सैलरी को देखकर अगर आप जा रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा एक बड़ी गलती होने वाली है। तो यार ये गलती करने से बचो, और अगर आपका पैशन है वाकई में मर्चेंट नेवी तो जस्ट गो फॉर इट।